हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे एक शासन व्यवस्था के प्रकार के रूप में प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था। और अध्यक्षात्मक व्यवस्था का अर्थ क्या है वो हमने देखने की कोशिश की थी, और उसके बाद हम लोगों ने अध्यक्षात्मक शासन के लक्षण अथवा विशेषताओं को समझने का प्रयास किया था। उसी की कंटिन्यूशन में आज हम लोग अगली बात शुरू करने जा रहे हैं इस व्यवस्था के मूल्यांकन को लेकर, यानी कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था के गुण और दोष क्या है उन बातों को। इसको जानने से पहले एक बार छोटा सा रिकेप हम लोग ले लेते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था मतलब वो शासन व्यवस्था जहां सरकार के दो अंग कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं होता है। अर्थात जिस तरह से संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है, वैसा यहाँ नहीं होता है। यहाँ व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य पृथक पृथक रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से। इसी तरह से कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, जैसा कि संसदात्मक व्यवस्था में पाया जाता है। इसी तरह से कार्यपालिका का अपना एक निश्चित कार्यकाल होता है जिसे वो पूरा करती है, जो कि संविधान के द्वारा तय किया होता है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका को समय से पहले अपदस्थ नहीं कर सकती और ना ही कार्यपालिका के पास ये अधिकार है कि वो व्यवस्थापिका को समय से पहले भंग करे। तो ये जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, ये अध्यक्षात्मक व्यवस्था की पहचान है। हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां शासन की सारी शक्तियां एक मुखिया अर्थात राष्ट्रपति में निहित होती है, और वही राष्ट्रपति अपनी अपनी इच्छा, अपनी शक्ति, अपनी पसंद से अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करते हुए उस मंत्रिमंडल के सहयोग अथवा परामर्श से पूरे राज्य की शासन का, प्रशासन का संचालन करता है। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में कोई संबंध नहीं है, जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का दोनों का कार्यकाल जो कि संविधान के द्वारा तय है वो निश्चित है, ऐसी शासन व्यवस्था को हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के रूप में समझ सकते हैं। ये एक समरी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसकी समरी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है ये कैसी है, क्या इसके अंदर अच्छाइयां हैं या क्या इसके अंदर बुराइयां हैं, तो इन्हीं बातों को जानने के लिए हम इसके मूल्यांकन की बात करते हैं। और मूल्यांकन में जैसा कि हम लोग देखते हैं गुण अथवा दोष दोनों को समझा जाता है। तो यहाँ पहले हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के गुणों की बात करते हैं। इस शासन व्यवस्था में अच्छाइयां क्या है। सबसे पहली अच्छाई, सबसे पहला गुण हम बता सकते हैं, अध्यक्षात्मक शासन में स्थायित्व पाया जाता है, स्टेबिलिटी पाई जाती है। देखिए, किसी भी शासन की सफलता के लिए और उस शासन में कुशलता लाने के लिए ये जरूरी है कि शासन स्थायित्व का गुण लिए हो। क्योंकि अगर जो शासन के अंदर शासक वर्ग है, अगर उनका कार्यकाल अल्प होगा या उन्हें इस बात का भय रहेगा कि उन्हें उन्हें कभी भी उनकी सत्ता से अपदस्थ किया जा सकता है अथवा उनसे शासन की शक्तियां छीनी जा सकती है, तो वो निश्चिंत होकर दूरगामी नीतियों का निर्माण नहीं कर पाएंगे, कोई ठोस कदम, कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए ये जरूरी है कि शासक वर्ग को इस बात के लिए एश्योरेंस दी जाए, उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त किया जाए कि उनका जो एक टेन्योर है, जो कार्यकाल है, वो एक समय तक निश्चित रहेगा और उस समय से पहले कोई उन्हें अपदस्थ नहीं करेगा। तो ये जो शासन में स्थायित्व का भाव रहता है, ये स्थायित्व का भाव प्रशासन को और प्रभावी बनाता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का ये एक सबसे बड़ा गुण है कि इसमें कार्यपालिका के अंदर स्थायित्व का गुण पाया जाता है। कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति के नेतृत्व में जो मंत्री परिषद है
उसका कार्यकाल संविधान के द्वारा तय किया जाता है। कार्यपालिका का अस्तित्व व्यवस्थापिका की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कि हमने संसदीय व्यवस्था में देखा था, वहां पर व्यवस्थापिका में जब तक कार्यपालिका का विश्वास अथवा बहुमत बना रहता है वो अपने पद पर बनी रहती है, और जैसे ही व्यवस्थापिका में वो अविश्वास पारित हो गया, वैसे ही संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसीलिए शासन में स्थायित्व बना रहता है, और शासन का यही स्थायित्व शासन को स्थिरता प्रदान करता है। इस स्थिरता का मतलब शासन एक लंबे समय तक टिका रहेगा, ये गारंटी शासक वर्ग को प्राप्त रहती है, और इसी कारण वो अपनी नीतियों को, जो कि शासन के संचालन के लिए वो निर्मित करती है, कार्यपालिका उन नीतियों को निरंतरता प्रदान करती है, प्रभावी तरीके से, कुशलता से, और इसी स्थायित्व के कारण राज्य और शासन में दूरगामी नीतियों का कठोरता के साथ, दृढ़ता के साथ निर्माण भी होता है और उनका क्रियान्वयन भी होता है। तो ये पहला गुण हम बता सकते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में, इसमें शासन स्थायित्व का गुण लिए रहता है। अगर अध्यक्षात्मक शासन के दूसरे गुण की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें शासन में कुशलता भी आती है। ये बात हम लोग इसके पहले वाले गुण से जोड़कर देख सकते हैं। देखिए, जैसे अभी हमने कहा कि किसी भी शासक को यदि ये इस बात का भय रहे कि उसका कार्यकाल अनिश्चित है, कभी भी उसे अपने पद से हटाया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में उसे अपने पद की, अपनी सत्ता की चिंता अधिक बनी रहती है, ना कि वो उसके शासन और प्रशासन पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाता है। उसे इस बात की भी आशंका बनी रहती है कि अगर मैं कोई भी कदम उठाऊं, अगर उसके अंदर दृढ़ता होगी और अगर वो दूसरे लोगों को पसंद नहीं आया, भले ही वो सार्वजनिक हित के प्रयास हों, तो उन्हें सत्ता से अपदस्थ किया जा सकता है। तो ये जो भय है, वो भय उनको शासन के अंदर अच्छी तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। लेकिन जैसे अभी हमने कहा कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के अंदर स्थायित्व का गुण पाया जाता है, इसी स्थायित्व के कारण कार्यपालिका के पास पर्याप्त समय रहता है। इतना समय रहता है कि जितने भी कार्यपालिका के सदस्य हैं वो सुनियोजित तरीके से नीतियों का निर्माण कर सकते हैं कि किस तरह से राज्य का शासन का संचालन करना है, और उन सुनियोजित नीतियों का उचित तरीके से क्रियान्वयन भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, वो निश्चिंत रहते हैं कि उनके पास पर्याप्त समय है, जिन समयों में वो अपनी नीतियों को निर्मित करके उन नीतियों का क्रियान्वयन भी कर सकते हैं। और उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं रहती है कि व्यवस्थापिका उन्हें किसी बात पे बार बार रोकेगी या टोकेगी। जैसे हमें पता है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका में उपस्थित नहीं रहती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्य व्यवस्थापिका की बैठकों के अंदर जब भी कानून निर्माण की प्रक्रियाएं होती हैं, उन सब बैठकों के अंदर कार्यपालिका के सदस्य अनुपस्थित रहते हैं। व्यवस्थापिका को कार्यपालिका के ऊपर किसी भी प्रकार के नियंत्रण का भी कोई अधिकार नहीं रहता है। इसीलिए अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका बिल्कुल निडर होकर, बेबाक होकर, बिना रोक टोक के कार्य करती है, और इसी का ये परिणाम रहता है कि शासन में स्थायित्व के साथ साथ एक कुशलता भी देखने को मिलती है, क्योंकि कार्यपालिका जिस तरीके से अपने प्रशासन को कुशल बनाना चाहती है, वो उन्हें बिना रोक टोक के वो सारे कार्य करने की आजादी या स्वतंत्रता प्राप्त रहती है। तो शासन में कुशलता भी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का एक दूसरा गुण हम यहाँ पर बता सकते हैं। तीसरे गुण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंदर स्वतंत्रता की गारंटी अधिक देखी जा सकती है। अब यहाँ स्वतंत्रता की गारंटी का मतलब क्या है और वो क्यों है, इन दोनों बातों को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी राज्य के अंदर इस बात की कल्पना की जाती है कि एक अच्छा शासन वही है जो निरंकुश नहीं है ना। शासन के अंदर अगर निरंकुशता का भाव नहीं है तो वो शासन जनहित में समर्पित भी होता है, वो जन कल्याणकारी भी होता है, और जनता के प्रति प्रतिबद्ध रहकर भी कार्य करता है। तो किसी भी शासन की श्रेष्ठता इस बात पर निर्भर करती है कि शासन अथवा शासक निरंकुश है या नहीं, और उसकी निरंकुशता को रोकने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं उस व्यवस्था के अंदर कि शासन को जनहित में समर्पित बनाया जा सके।
सैद्धांतिक तौर पर अगर हम बात करें तो शासन को निरंकुशता तभी प्राप्त होती है जब शासन की सभी शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। जब एक ही पद अथवा व्यक्ति अथवा केंद्र के अंदर शासन की तीनों शक्तियां, कानून निर्माण, कानून क्रियान्वयन और कानूनों की रक्षा, जब ये तीनों शक्तियां एक ही केंद्र में निहित रहती है, तब शासन की निरंकुशता की संभावना बनी रहती है। लेकिन इसी निरंकुशता को रोकने के लिए मोंटेस्क्यू ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसको हम शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें इस बात पे बल दिया गया था कि यदि शासन को निरंकुश होने से रोकना है तो शासन की इन तीनों शक्तियों को तीन अलग अलग अंगों में पृथक पृथक रूप से विभाजित कर दिया जाए और किसी भी एक अंग को अन्य दो अंगों के कार्यों में हस्तक्षेप का अवसर नहीं दिया जाए। तो मोंटेस्क्यू का ये जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत शासन को निरंकुश होने से रोकने में सहायक बनता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में इसी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया जाता है। कैसे अपनाया जाता है? हम लोगों ने देखा था कि जब भी कार्यपालिका का निर्माण होता है तो वो व्यवस्थापिका से पूरी तरह से पृथक होती है। व्यवस्थापिका को किसी भी तरह से कार्यपालिका पर नियंत्रण का अधिकार नहीं दिया गया है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो जो पृथकता एक शासन के अंदर पाई जानी चाहिए शासन के अंगों के बीच में, वो पृथकता यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में देखने को मिलती है। और इसी कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि जब शक्ति पृथक्करण के कारण शासन के तीनों अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती है, बिना किसी नियंत्रण अथवा अंकुश के कार्य करती है, तो शासन की शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना क्षीण हो जाती है अथवा उनकी संभावना बहुत ही कम बन जाती है। हालांकि हम यहाँ पर फिर कह सकते हैं कि किसी भी राज्य के अंदर पूरी तरह से शक्ति पृथक्करण को नहीं अपनाया जाता है। कहने का मतलब, जब शक्ति पृथक्करण को अपनाया जाता है तो उसको प्रभावी बनाने के लिए अवरोध और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया जाता है। अर्थात शक्ति पृथक्करण में तीनों अंगों को पृथक पृथक तो कर दिया जाता है, लेकिन वो पृथक रहकर निरंकुश ना हो, इसके लिए बाकी के दो अंग को हर तीसरे अंग के ऊपर कुछ न कुछ नियंत्रण का अधिकार, अवरोध लगाने का अधिकार दिया जाए ताकि शासन सुचारू रूप से कार्य कर सके। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में भले ही शक्ति पृथक्करण को स्वीकार किया जाता है, लेकिन वहां पर अवरोध और संतुलन को भी पूरक सिद्धांत के रूप में अपनाया जाता है। तो ये जो दो प्रावधान हैं, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और उसके पूरक के रूप में अवरोध और संतुलन, अर्थात चेक एंड बैलेंस जिसको हम कह रहे हैं, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, ये दोनों उस राज्य के अंदर जहां अध्यक्षात्मक व्यवस्था है वहां स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। किसकी स्वतंत्रता? नागरिक की स्वतंत्रता और प्रशासन की शासन की, प्रशासन की स्वतंत्रता। प्रशासन और शासन सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए जरूरी है कि उसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, कोई नियंत्रण ना हो, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो, शासन में किसी भी प्रकार का दबाव ना हो, शासन में यदि किसी तरह से अनैतिकता या भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा या शासन में समन्वय से कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी जो शासन में गतिरोध उत्पन्न करती है, तो उन सब परिस्थितियों से मुक्ति शक्ति पृथक्करण के कारण अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में देखी जा सकती है। और इसका परिणाम ये होता है कि नागरिक जो है वो अपनी स्वतंत्रता का खुलकर प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि शासन की निरंकुशता का भय नहीं रहता है, और शासन जब निरंकुश नहीं होता है तो प्रत्येक नागरिक उचित तरीके से अपने नागरिक अधिकारों का भी प्रयोग करता है, नागरिक स्वतंत्रता का भी प्रयोग करता है, और शासन जिन नीतियों का जनहित के प्रति निर्माण करता है उन नीतियों का भी अच्छी तरीके से लाभ उठाता है। तो हम ये बता सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में स्वतंत्रता की गारंटी भी, नागरिक स्वतंत्रता और प्रशासन की स्वतंत्रता की गारंटी भी अधिक विद्यमान रहती है। अगर अगला गुण हम देखें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का, तो ये बताया जा सकता है कि शासन के अंदर एकता की स्थापना जरूरी है। देखिए, प्राणी शास्त्र के अंदर एक सिद्धांत की हम बात करते हैं, ऑर्गेनिक थ्योरी जिसको कहा जाता है, आंगिक एकता जिससे पनपती है। आंगिक एकता का मतलब क्या है? जिस प्रकार एक स्वस्थ शरीर के अंदर सभी अंगों का एकजुट होना आवश्यक है, सभी अंग आपस में मिलकर एक शरीर को पूर्णता प्रदान करते हैं, और उस शरीर के अंदर हर अंग अपना एक निर्धारित कार्य करता है शरीर से जुड़कर,
उसी प्रकार शासन भी एक अंग की तरह है, और उस शासन के अंग के अंदर अ, एकता की भावना होना जरूरी है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कार्यपालिका की। कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति जो है वो सर्वे सर्वा है ना। और उस राष्ट्रपति के साथ कार्य करने के लिए एक पूरी मंत्री परिषद की व्यवस्था होती है। इस पूरी कार्यपालिका को हम एक शरीर के रूप में समझ सकते हैं। और ये कार्यपालिका प्रभावी तौर पर कब काम कर पाएगी? जब इस कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के साथ साथ जितने भी मंत्री हैं वो सब स्वतंत्र रहकर बिना किसी हस्तक्षेप के आपस में सहयोग और सामंजस्य स्थापित करके जब नीतियों का क्रियान्वयन करेंगे, शासन का संचालन करेंगे, तो शासन अधिक प्रभावी तरीके से काम कर सकता है। यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति और जिन मंत्रियों को अपने मंत्री परिषद में स्थान देता है, भले ही वो मंत्री राष्ट्रपति के परामर्शदाता होते हैं, लेकिन उन मंत्रियों पर नियंत्रण पूरी तरह से, उन मंत्रियों को डायरेक्शन पूरी तरह से, उन मंत्रियों के बीच में पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन, ये सब उस राष्ट्रपति के द्वारा स्थापित किया जाता है, जो कि कार्यपालिका का प्रधान है, सर्वोच्च है। और इसके लिए किसी भी तरह से कार्यपालिका को व्यवस्थापिका पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तो ये जो व्यवस्था अध्यक्षात्मक शासन में स्थापित होती है, उस व्यवस्था के अंदर हम कह सकते हैं कि शासन में एक रूपता आती है राष्ट्रपति के माध्यम से या कार्यपालिका के माध्यम से। चूंकि वो कार्यपालिका प्रधान मुख्य संचालन करता होता है, तो वो अपनी नीतियों, अपने विचारों, अपने नेतृत्व के आधार पर पूरी कार्यपालिका के बीच में एक सूत्रता, जिसको हम एक रूपता के रूप में भी देख सकते हैं, वो एक रूपता स्थापित करता है, और वही एक रूपता शासन को अधिक प्रभावी और कुशल बनाती है। तो ये एक और गुण, शासन में एकता स्थापित करने का काम कार्यपालिका के द्वारा होता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। अगले गुण की अगर बात करें तो कहा जा सकता है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में उग्र दलबंदी का अभाव रहता है। देखिए, हम लोगों ने संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंदर इस बात को देखा था कि वहां पर राजनीतिक दलों के बीच में उग्र दलबंदी पाई जाती है। दोनों ही शासन व्यवस्थाओं में जब हम संसदात्मक शासन व्यवस्था की भी बात करते हैं और अध्यक्षात्मक की भी बात करते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि इनके आधार में लोकतंत्र का महत्व है। जहां पर लोकतंत्र है वहां पर संसदात्मक व्यवस्था भी है और अध्यक्षात्मक व्यवस्था भी हो सकती है। मतलब इन दोनों ही शासन व्यवस्थाओं में लोकतंत्र अनिवार्यतः विद्यमान रहता है। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि लोकतंत्र के को संचालित करने में, प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र को संचालित करने में राजनीतिक दलों का विशेष महत्व है, क्योंकि राजनीतिक दल ही वो माध्यम है जो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को क्रियान्वित करने में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। तो जब हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं में भी राजनीतिक दलों का अस्तित्व देखा जा सकता है और होता है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का स्वरूप, राजनीतिक दलों की प्रकृति, राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली उतनी उग्र नहीं रहती है जितनी कि संसदात्मक व्यवस्था के अंदर देखी जाती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों की मुख्य भूमिका चुनावों तक होती है, चाहे वो चुनाव व्यवस्थापिका के लिए हो रहे हो या चाहे वो चुनाव कार्यपालिका के लिए हो रहे हो। राजनीतिक दल इन्हीं दो चुनावों तक अपनी प्रभावी भूमिका निभाते हैं, जन प्रशिक्षण का काम करते हैं, जनमत को जागरूक बनाने का काम करते हैं, और अपनी क्या विचारधारा है, अपनी क्या सोच है, अपनी क्या रणनीति है, उससे जनता को वो अवगत कराते हैं। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि संसदीय व्यवस्था के अंदर राजनीतिक दल चुनावों के बाद भी सरकार पर या सत्ता पक्ष पर या सत्ता में जिस दल का शासन है उसके ऊपर नियंत्रण रखते हैं, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उस प्रकार की व्यवस्था, कट्टर व्यवस्था यहाँ अध्यक्षात्मक व्यवस्था में देखने को नहीं मिलती है। हम लोग ये भी बता सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंदर कार्यपालिका राजनीतिक दलों के दुष्प्रभावों से भी
बची हुई रहती है। जैसे हमने संसदीय व्यवस्था में देखा था कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में एक संबंध है, जिसके चलते व्यवस्थापिका में जिस दल को बहुमत मिलता है उसी बहुमत दल से कार्यपालिका का चुनाव किया जाता है। और बहुमत को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने देखा किस प्रकार से दल बदल की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाता है, किस प्रकार से खरीद फरोख्त की राजनीति को प्रेरित किया जाता है। तो ये सब अनैतिक राजनीतिक जो व्यवहार हैं, उन अनैतिक राजनीतिक व्यवहारों से कार्यपालिका मुक्त रहती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्यपालिका में बहुमत को बनाए रखने या बहुमत को बचाए रखने की कोई चिंता नहीं रहती है। इसीलिए ना तो यहाँ पर दल बदल की प्रवृत्ति जैसे कि संसदात्मक व्यवस्था में विद्यमान है, ना तो यहाँ पर दल बदल की प्रवृत्ति इतनी व्यापक तौर पर देखी जा सकती है, और ना ही यहाँ खरीद फरोख्त की राजनीति या आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को उतनी गहनता के साथ देखा जा सकता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों के द्वारा सकारात्मक नीतियों, सकारात्मक प्रक्रियाओं, सकारात्मक प्रतिक्रियाओं को अपने व्यवहार में ढाला जाता है। तो ये उग्र दलबंदी का अभाव भी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की एक खासियत है, इसका एक गुण है, जिसके चलते नागरिक जो हैं, जिनका राजनीतिक प्रशिक्षण राजनीतिक दलों पर निर्भर है, वो नागरिक भ्रमित नहीं होते हैं या उन्हें शासन के प्रति अलगाव जो उत्पन्न होता है उग्र दलबंदी के कारण, वो नहीं उत्पन्न हो पाता है। तो ये एक और गुण इस व्यवस्था का। अगली बात अगर हम कहें तो ये बताया जा सकता है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था संकट काल के लिए उपयुक्त है। जब भी आपात की परिस्थितियां आती हैं तो उन आपात की परिस्थितियों में भी इस शासन व्यवस्था को उपयुक्त शासन व्यवस्था माना जा सकता है। किस तरह से? तो हम लोगों ने देखा है कि जब भी किसी भी व्यवस्था में, चाहे वो राज्य व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था हो, किसी भी व्यवस्था में अगर कोई संकट आता है, कोई आपात की स्थिति आती है, तो आवश्यकता इस बात की रहती है कि तुरंत कोई एक्शन लिया जाए, कोई ऐसा कदम उठाया जाए, ऐसे प्रयास किए जाएं, ऐसे निर्णय लिए जाएं जिससे उस संकट का समाधान किया जाए। तो शीघ्र निर्णय के साथ साथ कार्य की तत्परता भी संकट काल के लिए आवश्यक माना जाता है ना। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में हम लोग क्या कह सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शासन की संचालन की सारी शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। भले ही राष्ट्रपति को सहयोग देने के लिए परामर्शदाता के रूप में उसके मंत्री होते हैं, लेकिन वो उसके केवल सेक्रेटरी या सचिव मात्र के रूप में देखे जाते हैं। राष्ट्रपति उनसे परामर्श ले सकता है, लेकिन उन परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। सारी शक्तियों का केंद्रीकरण निर्णय निर्माण से लेकर निर्णय को क्रियान्वित करने तक सारी शक्तियों का केंद्रीकरण उसी राष्ट्रपति यानी कि कार्यपालिका प्रधान के पास रहता है। तो वो शीघ्र निर्णय ले सकता है, तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दे सकता है, और अपने मार्गदर्शन में कैसे संकट का समाधान करना है उसके लिए प्रभावी कदम उठा सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में संकट के लिए या संकट की परिस्थितियों में जो प्रभावी कदम उठाने चाहिए उसके लिए अनुकूल माहौल रहता है। जो कार्यपालिका प्रधान है, चूंकि उसके अंदर सारी शक्तियां केंद्रित है, इसलिए नीतियों को लेकर कोई मतभेद नहीं होता है, कोई विवाद नहीं होता है। सारे मंत्री जो उसकी मंत्री परिषद का हिस्सा है वो उसके आदेशों को, उसके निर्देशों को मानने के लिए बाध्य होते हैं। और इसीलिए वो राष्ट्रपति जो है वो सहजता से अपनी नीतियों को, अपने निर्णयों को लेकर उनको क्रियान्वित करने की स्थिति में होता है। तो संकट काल में जो शीघ्र निर्णय लेने की और जो उनको क्रियान्वित करने की प्रक्रिया या कार्य प्रणाली है वो संसदीय व्यवस्था की तुलना में बहुत ही सरल है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये संकट काल के लिए एक उपयुक्त शासन व्यवस्था है। ये एक अगला गुण। अगर हम अगली बात करें तो ये भी कहा जाता है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंदर योग्य व्यक्तियों का शासन अधिक देखने को मिलता है। योग्य जो कि अनुभवी हैं, जो कि परिपक्व हैं। क्यों? इसके लिए हम लोग चर्चा करते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के निर्माण की। हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंदर जनता जो है वो
राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका प्रधान अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो अपने मंत्री परिषद का निर्माण अपनी पसंद अपनी इच्छा से करे। और हम लोग ये भी देखते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंदर मंत्रिमंडल के निर्माण में राष्ट्रपति को व्यापक स्वतंत्र शक्तियां प्राप्त है। मंत्रियों के चयन में राष्ट्रपति की इच्छा और राष्ट्रपति की पसंद सर्वोपरि रहती है। और हम लोगों ने ये भी देखा कि जब भी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का निर्माण करता है तो उस निर्माण की प्रक्रिया में राष्ट्रपति योग्यता, अनुभव, परिपक्वता को प्राथमिकता देता है। चाहे वो योग्य, अनुभवी और परिपक्व व्यक्ति किसी भी दल के या किसी भी विचारधारा के हों। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के निर्माण के वक्त दलीय स्थिति की कोई भूमिका नहीं रहती है कि एक ही दल से सभी व्यक्तियों को लिया जाना है। ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति या कार्यपालिका प्रधान जिस राजनीतिक पृष्ठभूमि का है, जिस वैचारिक पृष्ठभूमि का है, उसी राजनीतिक या वैचारिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति उसके मंत्रिमंडल में भी उसके द्वारा लिए जाएं। राष्ट्रपति बस इस बात के लिए आश्वस्त होता है कि फला व्यक्ति अगर योग्य है, अनुभवी है, जो उसके प्रशासन में उसको अच्छी तरीके से सहयोग कर सकता है, तो वो ऐसे व्यक्तियों को अपने मंत्रिपरिषद के अंदर स्थान देता है। तो हम लोग क्या कहते हैं इसको कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद में राजनीतिक सजातीयता का जो अभाव होता है, अर्थात एक ही दल से मंत्री परिषद के निर्माण की जो मजबूरी है वो इस व्यवस्था में नहीं है। इसी कारण देश भर से अलग अलग कोनों से, अलग अलग क्षेत्रों से जो भी योग्य, अनुभवी और परिपक्व व्यक्ति हैं उनको राष्ट्रपति जब अपने मंत्री परिषद में स्थान देता है और जब ऐसे मंत्रियों के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये अधिक योग्य व्यक्तियों का, अधिक अनुभवी व्यक्तियों का शासन है। और इसी कारण प्रशासन में एक कुशलता की भावना देखने को मिलती है। प्रशासन में स्थायित्व के साथ साथ कुशलता भी नजर आती है। अगली बात अगर हम करें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के गुण की, तो ये कहा जा सकता है कि जिन राज्यों के अंदर बहुदलीय व्यवस्था है वहां पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था बहुत उपयुक्त शासन प्रणाली रहती है। बहुदलीय व्यवस्था के समर्थन में हम लोग ये कह सकते हैं कि एक राज्य के अंदर अलग अलग विचारधारा, अलग अलग हितों के लोग रहते हैं और उन सभी विचारधाराओं, उन सभी हितों को राज्य व्यवस्था में प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए लोगों को राजनीतिक रूप से संगठन की आजादी मिलनी चाहिए। और जब ये आजादी मिलती है, यानी कि अलग अलग विचारधाराओं, अलग अलग हितों के प्रतिनिधियों को जब संगठित होने का अवसर कानूनन प्राप्त हो जाता है तो वो राजनीतिक दल के रूप में संगठित होते हैं और इसी कारण उस राज्य व्यवस्था में बहुत से दलों को और शासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुदलीय व्यवस्था को स्थापित करने की परिस्थितियां हैं। लेकिन जब किसी राज्य के अंदर बहुदलीय व्यवस्था स्थापित हो जाती है तो इस बात की भी संभावना रहती है कि कौन सा दल शासन में आएगा और किस विचारधारा या किन हितों का प्रतिनिधि करने वाले लोगों को पर्याप्त बहुमत के आधार पर शासन करने का अवसर मिलेगा। लेकिन जब हम लोग ये भी जानते हैं कि चूंकि बहुदलीय व्यवस्था है और हर दल को जनता का एक समर्थन भी प्राप्त रहता है, तो इस बात की संभावना रहती है कि कोई भी दल पूर्णतया जनमत के आधार पर, बहुमत के आधार पर शासन में आए, इस बात की संभावना कम रहती है। जब हम संसदात्मक व्यवस्था की बात करते हैं तो संसदात्मक व्यवस्था में ये खामी देखी जा सकती है क्योंकि वहां पर कार्यपालिका का निर्माण किससे होता है? व्यवस्थापिका में जिस दल को बहुमत मिलता है उसी बहुमत दल से कार्यपालिका का निर्माण होता है। अब अगर किसी राज्य में द्विदलीय व्यवस्था है तो इस बात की संभावना तो प्रबल रहती है कि किसी न किसी एक दल को बहुमत मिल जाएगा। लेकिन अगर बहुदलीय व्यवस्था है और जनता सभी दलों को मतदान कर रही है तो ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका में बहुमत जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में
गठबंधन या साझा सरकारों का निर्माण होता है, जो कि बहुत से दल मिलकर बनाते हैं। और साझा सरकारों के बारे में हम अक्सर ये देखने को, सुनने को, समझने को मिलता है कि साझा सरकारें अधिक स्थायी नहीं होती है, स्थिर नहीं होती है, प्रभावी तरीके से काम नहीं करती है, और उसमें बहुत सारे दोष, बहुत सारी कमियां देखने को मिलती है। तो ये सब बहुदलीय व्यवस्था का परिणाम है, जो कि संसदीय व्यवस्थाओं के अंदर देखा जा सकता है, क्योंकि कार्यपालिका व्यवस्थापिका में बहुमत दल से बनती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां कार्यपालिका का निर्माण स्वतंत्र तरीके से होता है, ना कि व्यवस्थापिका के बहुमत दल में से। इसीलिए अगर राज्य में बहुत सारे दल हैं भी, तब भी वो दल कार्यपालिका के निर्माण और उसके अस्तित्व पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेंगे, बल्कि उन विविध विचारधाराओं, उन विविध हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को विधायिकाओं में स्थान मिलेगा, और वो कानून निर्माण के समय उन विविधताओं को ध्यान में रखते हुए कानून का निर्माण करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि शासन की स्थिरता पर, शासन के क्रियान्वयन पर बहुदलीय व्यवस्था का कोई प्रभाव, कोई दुष्प्रभाव इस अध्यक्षात्मक व्यवस्था में नहीं देखा जा सकता। एक स्वस्थ राजनीति जो कि आवश्यक होती है किसी भी राज व्यवस्था के अंदर, हम यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में वो स्वस्थ राजनीति बहुदलीय व्यवस्था के होने के बावजूद देख सकते हैं। शासन में स्थिरता भी, शासन की कुशलता भी, और एक स्वस्थ राजनीति, ये सब बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में देखी जा सकती है। तो ये एक और अच्छी बात या अच्छा गुण अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का बता सकते हैं। इन सारे अच्छाइयों या गुणों को देखने के बावजूद हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पूरी तरह से दोष मुक्त है। इस व्यवस्था के अंदर भी कुछ कमियां देखी जा सकती हैं, जिनको कि हम इसके दोष के रूप में बता सकते हैं। तो कौन कौन से दोष, कौन कौन सी कमियां हैं? तो आलोचक ये भी कहते हैं, कुछ आलोचक, कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में निरंकुशता की संभावना बनी रहती है। देखिए, ये एक विपरीत तर्क आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसको गहराई से समझने की आवश्यकता है। हम लोगों ने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के पक्ष में उसके गुण के रूप में क्या देखा था कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है, और उसी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के कारण वहां पर शासन की शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना क्षीण हो जाती है, शासन निरंकुश नहीं हो पाता है। वो एक अलग अपना नजरिया था, है ना। लेकिन कुछ आलोचक एक दूसरे नजरिए से ये मानते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शासन निरंकुश हो सकता है, और इसके पीछे उनका तर्क क्या है कि शासन की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां एक पद के अंदर सौंपी जाती है संविधान के द्वारा, और वो पद कौन सा है? राष्ट्रपति का पद। वो राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है ना। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है कि इस जिस जिस राष्ट्रपति में, जिस कार्यपालिका प्रधान में सारी कार्यपालिका शक्तियां सौंपी जाती है, उसको जनता या जनप्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया गया है। अर्थात हम व्यवस्थापिका की बात कर रहे हैं कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। और इसी के कारण आलोचक क्या कहते हैं कि कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका का प्रधान जो है, वो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर निरंकुश हो सकता है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। केवल एक व्यवस्था है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में, जिसके माध्यम से व्यवस्थापिका कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रख सकती है, और वो है महाभियोग की प्रक्रिया, जिसको हम इम्पीचमेंट के नाम से भी समझ सकते हैं। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? कुछ विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियां मतलब जब राष्ट्रपति ने संविधान के विपरीत आचरण किया हो, जब राष्ट्रपति का नैतिक पतन हो, उसके चरित्र का नैतिक पतन हो चुका हो, जब उसने संविधान का उल्लंघन किया हो, इन विशेष परिस्थितियों में व्यवस्थापिका राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया के द्वारा, जो कि बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, उसके द्वारा अपने पद से हटा सकती है। लेकिन इस विशेष प्रक्रिया के अलावा और कोई प्रक्रिया या और कोई प्रावधान नहीं है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में, जिसके चलते व्यवस्थापिका कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखे।
तो एक ये अब बात हम यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि इन प्रावधानों, नियंत्रण के प्रावधानों और प्रक्रियाओं का अभाव है, जिसके चलते आलोचक क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति को उचित अवसर, उचित परिस्थितियां, उचित माहौल प्राप्त हो जाता है, जिसमें वो अपनी शक्तियों का अपनी इच्छा से प्रयोग करने की स्थिति अपनी इच्छा से प्रयोग करने की स्थिति में वो आ जाता है। केवल अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखें तो ये कहा जा सकता है कि अगर कोई राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन चाहता है, जनता में जाकर वो पुनः अपने पद को प्राप्त करना चाहता है चुनावों के अंदर मत के माध्यम से, तो वो सही काम करेगा तो जनता उसे वापस निर्वाचित करेगी। तो ये एक अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। लेकिन अगर मान लो कि कोई राष्ट्रपति ये चाहे ही नहीं कि मुझे वापस चुनाव जीतना है, मुझे जनता के पास जाना ही नहीं है, तो जो कार्यकाल की निश्चिंतता है, उस कार्यकाल के अंदर वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है और उसी के चलते शासन में निरंकुशता की संभावना बनी रह सकती है। तो हम लोग क्या 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 मान सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंदर ना तो व्यवस्थापिका के का नियंत्रण है किसी भी प्रकार का कार्यपालिका के ऊपर, और ना ही कार्यकाल की निश्चिंतता के चलते ना ही राष्ट्रपति को या उसके जितने भी मंत्री हैं उनको किसी भी प्रकार के नियंत्रण में रखा जा सकता है। यहाँ तक कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जितने भी मंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति से शक्तियां प्राप्त करते हैं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर तक अपने पद पर बने रहते हैं, वो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपी गई शक्तियों को उसके निर्देशों के अनुरूप क्रियान्वित करते हैं। तो मंत्री भी राष्ट्रपति के साथ साथ अपने क्षेत्र में निरंकुश हो सकते हैं, शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं। उन्हें राष्ट्रपति का प्रशय या राष्ट्रपति की प्रेरणा या राष्ट्रपति का आश्रय बराबर मिलता रहता है, जिससे पूरी कार्यपालिका के निरंकुश होने की संभावना बनी रहती है। तो एक आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट में, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अगेंस्ट में यह भी दिया जाता है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को निरंकुश होने की संभावना बनी रहती है। एक अगली कमी की अगर बात करें हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की, तो कुछ आलोचक ये मानते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंदर शासन में गतिरोध, हर्डल्स आने की संभावना बनी रहती है, बराबर शासन में गतिरोध की संभावना बनी रहती है। और उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे लॉजिक ये दिया जाता है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से पूरी तरह से पृथक रहती है ना। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अपनाया जाता है और उसी के चलते कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है और उन कानूनों के क्रियान्वयन का काम कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में किसी भी प्रकार का सहयोग, किसी भी प्रकार का सामंजस्य या समन्वय देखने को नहीं मिलता है। अब हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था आंगिक एकता का सिद्धांत, और आंगिक एकता के सिद्धांत का मतलब क्या है कि जैसे एक शरीर के सही तरीके से कार्य करने के लिए जरूरी है कि शरीर के सभी अंग आपस में एक दूसरे को सहयोग प्रदान करें, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, उनके बीच में एकता स्थापित हो, तो शरीर के अंग जिस तरह से एक रहकर शरीर को पूर्णता प्रदान करते हैं, उसी प्रकार सरकार एक शरीर है और उसके अंग कौन कौन है? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इनके बीच में भी एक आंगिक एकता होनी जरूरी है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन अंगों के बीच में पृथकता विद्यमान रहती है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में कोई संबंध नहीं है, दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से पृथक हैं, दोनों अपने अपने कार्य क्षेत्र के अंदर स्वतंत्र हैं। और इसी के कारण कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जो कि शासन में गतिरोध उत्पन्न करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कानून कौन बना रहा है? केवल व्यवस्थापिका, और उनका क्रियान्वयन कौन कर रही है? कार्यपालिका। अब अगर हम कल्पना करें कि कार्यपालिका किसी विषय पर काम करना चाहती है लेकिन उस विषय पर कोई कानून नहीं है और उस विषय को क्रियान्वित करना जरूरी है, ऐसी स्थिति में कार्यपालिका उस विषय पर काम कब कर पाएगी? जब व्यवस्थापिका उससे जुड़ा हुआ कानून बनाएगी। अगर व्यवस्थापिका ने कानून बनाने से ही मना कर दिया या कानून उतना प्रभावी तरीके से नहीं बना पाया, तो कार्यपालिका चाहकर भी उस विषय पर कोई अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि किसी भी विषय पर काम करने के लिए
पहले उससे संबंधित कानूनों का होना जरूरी है, और कानून बनाने का काम किसका है? व्यवस्थापिका का कार्य है। तो कार्यपालिका क्या चाहती है, उसकी मंशा क्या है, जब तक ये बात व्यवस्थापिका नहीं समझेगी, है ना, तब तक एक प्रभावी कानून नहीं बन पाएगा। तो यहां हम एक बात कह सकते हैं कि दोनों के बीच में ये जो गैप है, वो गैप एक प्रकार से शासन के अंदर गतिरोध उत्पन्न करता है। दूसरी बात, अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो कार्यपालिका को कार्य करने के लिए बजट, वित्त की आवश्यकता होती है, लेकिन वित्त को स्वीकृत करने का काम कौन करता है? व्यवस्थापिका करती है। अब अगर व्यवस्थापिका कार्यपालिका की भावनाओं के अनुरूप वित्त या बजट पर अपना 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 रुख नहीं रखती है, तब फिर कार्यपालिका को अपने कार्यों को संचालित करने में कठिनाई आएगी। तो ये बजट के संबंध में जो कार्यपालिका की निर्भरता है व्यवस्थापिका पर, यह भी शासन के अंदर गतिरोध उत्पन्न करती है। अभी अभी ये दो एग्जाम्पल जो हमने देखे, वो देखा कि कार्यपालिका किस तरह से व्यवस्थापिका पर निर्भर है। हम लोग इसका उल्टा भी देख सकते हैं कि सपोज कोई अच्छा कानून व्यवस्थापिका ने बनाया है, लेकिन कार्यपालिका के द्वारा उस कानून के भाव को, उस कानून में क्या निहित सेंस है, अगर वो सेंस नहीं समझा जाए और कार्यपालिका उस कानून को क्रियान्वित करने में विलंब उत्पन्न करे या उसको प्रभावी तरीके से कुशलता से क्रियान्वित नहीं करे, तो वो कानून भले ही कितना अच्छा हो, वो सार्थक परिणाम नहीं दे पाएगा। इन सारे उदाहरणों का मतलब क्या है? इन सब का तात्पर्य केवल इतना है कि यदि शासन के दो अंग कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में समन्वय या सामंजस्य नहीं है, तो एक उपयोगी कानून का निर्माण और उसका कुशलता से क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा। देश के अंदर, राज्य के अंदर जरूरी ये है कि अच्छा कानून बने भी और उसका क्रियान्वयन हो भी। इसके लिए शासन के इन दोनों ही अंगों के बीच में समन्वय, सहयोग और सामंजस्य की स्थापना होना आवश्यक है। और अगर ये समन्वय, सहयोग और सामंजस्य नहीं है, तो निरंतर शासन में गतिरोध, हर्डल्स आने की संभावना रहेगी। शासन के समक्ष कई चुनौतियां उत्पन्न होगी और उसका परिणाम ये होगा कि शासन कुशासन में बदल जाएगा। इसीलिए बेजहॉट जैसे विद्वान क्या कहते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका पंगु हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको किसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है? व्यवस्थापिका के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है कि वो इसके लिए पहले कानून बनाए, तब जाकर वो उन कानूनों का क्रियान्वयन करेगी। तो ये एक और कमी या आलोचना जो आलोचकों के द्वारा बताई जाती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के संबंध में। अगर अगली कमी की हम बात करें, तो आलोचक ये भी मानते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है। विशेष परिस्थितियां जिनमें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था प्रभावी तरीके से कार्य नहीं कर पाती है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं पहले संकट काल की परिस्थितियां। हालांकि अभी कुछ देर पहले हमने ये बात देखी थी कि संकट काल में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था उपयुक्त होती है। क्यों? क्योंकि वहां निर्णय लेने का अधिकार एक व्यक्ति के पास में होता है, कार्यपालिका के प्रधान के पास में, वो किसी पर निर्भर नहीं है। इसीलिए निर्भरता के अभाव में वो त्वरित निर्णय ले लेता है और उन निर्णयों को अच्छी तरह से क्रियान्वित भी करता है। तो इस संदर्भ में हम लोग कह सकते हैं कि अध्यक्षीय व्यवस्था में संकट काल में ये व्यवस्था अच्छी तरह से कार्य करती है और उपयुक्त व्यवस्था है। लेकिन आलोचक एक दूसरा नजरिया भी रखते हैं। आलोचकों का क्या मानना है कि संकट काल में निर्णय जब लिए जाते हैं, तो वो निर्णय हवा में नहीं लिए जाते हैं। उन निर्णयों का एक आधार होना चाहिए। कहने का मतलब, उन निर्णयों के पीछे कुछ निश्चित नीतियां होनी चाहिए, कुछ कानून होनी चाहिए। और अगर कुछ निर्णय या कुछ नीतियां निर्मित करनी है और उनके संबंध में कोई कानून नहीं है, तो जो चीज अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी, वही संकट यहाँ पर आ जाता है कि संकट काल में अगर कार्यपालिका किसी विषय पर निर्णय लेना चाहती है और उसके विषय में कानून नहीं है, तो उसे व्यवस्थापिका पर निर्भर रहना पड़ेगा। पहले व्यवस्थापिका को कन्विंस करना पड़ेगा, पूरी तरह से व्यवस्थापिका को आश्वस्त करना पड़ेगा कि कार्यपालिका क्या चाहती है, किस तरह का कानून चाहती है, क्यों चाहती है, उसके अंदर क्या प्रावधान होना चाहिए। और जब इस प्रकार का आश्वासन व्यवस्थापिका को मिलता है, उसके बाद वो कानून निर्माण करती है। तो एक लंबी प्रक्रिया से वो गुजरना पड़ता है और इसी लंबी प्रक्रिया के चलते त्वरित निर्णय नहीं लिए जा सकते। तो एक संदर्भ तो ये है
कि विशेष परिस्थिति कौन सी, संकट काल के अंदर कुछ सेंस में कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर निर्भर है, इसीलिए ये संकट काल के लिए उपयुक्त नहीं है। एक दूसरा नजरिया और यहाँ विशेष परिस्थितियों के संदर्भ में हम समझ सकते हैं, और वो विशेष परिस्थितियां क्या है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है, बिल्कुल फिक्स टेन्योर होता है, और उस फिक्स टेन्योर के अंदर कार्यपालिका स्थायित्व के गुण के आधार पर कार्य करती है। कार्यपालिका को यह पता है कि उसको समय से पहले हटाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर उस निश्चित कार्यकाल के दौरान कार्यपालिका प्रधान प्रभावी तरीके से कार्य नहीं कर पाए, उचित नीतियां या निर्णय नहीं ले पाए, शासन के अंदर कुशलता नहीं ले पाए, तो जनता के पास ये अधिकार नहीं होता है कि वो कार्यपालिका में बदलाव ला सके। देखिए, एक सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कार्यपालिका का चुनाव किया जा रहा है तब की परिस्थितियां अलग होती है। भविष्य में किस प्रकार की परिस्थितियां, किस प्रकार की आवश्यकताएं, किस प्रकार के हित उत्पन्न होंगे, वो चुनाव के दौरान पता नहीं होता है। और जरूरी नहीं है कि चुनाव के दौरान जिस कार्यपालिका को एफिशिएंट मानकर चुना गया वो बदली परिस्थितियों में भी उतनी ही एफिशिएंसी के साथ कार्य कर सके। अगर वो कार्य करती है तो ठीक, लेकिन अगर वो नहीं कर पाती है तो ऐसी स्थिति में नेतृत्व परिवर्तन, लीडरशिप को चेंज करना आवश्यक हो जाता है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ये नेतृत्व परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि कार्यकाल की एक निश्चितता बनी रहती है। तो ये हम बता सकते हैं कि विशेष परिस्थितियां यानी कि बदलाव की जो स्थितियां होती है उसमें कार्यकाल की निश्चितता के कारण कार्यपालिका को बदला नहीं जा सकता, और उसके कारण ये विशेष परिस्थितियों में उपयोगी या फलदायक या लाभकारी साबित नहीं हो पाती। तो ये एक और दोष जो आलोचकों की दृष्टि में देखा जा सकता है। फिर अगर हम अगली बात करें तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में उत्तरदायित्व की भी अनसर्टेनिटी रहती है, अनिश्चितता रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस कार्य के लिए कौन जिम्मेदार। देखिए कि जैसे कि हमने कहा कि एक अच्छा शासन वही है जो जवाबदेह होता है, जिसकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाती है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड रहती है। एक श्रेष्ठ शासन निरंकुश होने से तभी बचा जाता है जब वो उत्तरदायी और जवाबदेह रहता है। लेकिन जब हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ शासन में जवाबदेहिता या उत्तरदायित्व की अवहेलना देखी जा सकती है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों ही एक दूसरे से पृथक पृथक हैं। हम लोग कल्पना करते हैं कि एक कानून जो कि व्यवस्थापिका के द्वारा बनाया जा रहा है और उसको क्रियान्वित कौन कर रहा है, कार्यपालिका। मतलब कानून बनाने वाले लोग अलग हैं और उसको लागू करने वाले लोग अलग हैं। सपोज करो उस कानून के विषय कि उस कानून को जब लागू किया जा रहा है तो कोई कमी या उसकी कोई कोई दुष्परिणाम उत्पन्न हुए हैं, है ना। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में कार्यपालिका ये कहेगी कि हमने तो केवल कानूनों को लागू किया, ये कानून बना ही गलत है, व्यवस्थापिका ने ये कानून बनाया ही गलत है। मतलब कार्यपालिका अपनी सारी जिम्मेदारी, अपना सारा दायित्व किसके ऊपर डाल रही है, अपनी सारी जिम्मेदारी वो व्यवस्थापिका के ऊपर डाल रही है। अब उसी कानून के बारे में व्यवस्थापिका क्या लॉजिक दे सकती है कि हमने तो कानून सही बनाया, लेकिन कार्यपालिका ने उस कानून को उचित और प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया है। मतलब व्यवस्थापिका ने अपना सारा का सारा दोष किसके ऊपर मर दिया है, कार्यपालिका के ऊपर मर दिया है। तो वास्तविक चूक कहां पर हुई है, कानून के क्रियान्वयन को लेकर हुई है या व्यवस्थापन की प्रक्रिया में हुई है, वास्तव में यह तय नहीं किया जाता है। इस पूरी व्यवस्था में जिम्मेदारी को एक दूसरे पर डालने की प्रवृत्ति रहती है। जबकि हम इसकी एक दूसरी कल्पना करें तो अगर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में समन्वय होता, जैसे कि संसदात्मक व्यवस्था में है, तो जो लोग कानूनों को क्रियान्वित करने वाले हैं वही लोग व्यवस्थापिका के सदस्य के रूप में कानून निर्माण में भी भूमिका निभाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो दोषारोपण नहीं कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। कानून बनाने वाले लोग अलग हैं, उनको क्रियान्वित करने वाले लोग अलग हैं, उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, और उसी के चलते वो
अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपने उत्तरदायित्व को एक दूसरे पर डालते हैं। तो ये हम बता सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में उत्तरदायित्व को तय करना भी कठिन होता है, यानी कि उत्तरदायित्व की, शासन के प्रति जवाबदेहिता की अनिश्चितता इसमें बनी रहती है। एक और कमी अगर हम देखें तो ये बताया जा सकता है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका को हस्तक्षेप का अवसर प्राप्त हो जाता है, इंटरवेंशन ऑफ जुडिशरी जिसको हम कह सकते हैं। न्यायपालिका का हस्तक्षेप क्यों और कैसे? देखिए, किसी भी राज्य के अंदर न्यायपालिका का एक प्रमुख कार्य है कानूनों के अनुसार न्याय प्रदान करना, लेकिन न्यायपालिका का एक दूसरा कार्य भी है कानूनों की या संविधान की व्याख्या करना। कोई किसी भी विषय के ऊपर यदि सरकार के अंगों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है, तब कानून क्या कहता है, अगर उसको लेकर विवाद हो रहा है तो उस कानून की व्याख्या करने का काम न्यायपालिका के पास आ जाता है। अगर सरकार के दो अंगों के बीच में समन्वय है तो विवाद आने की संभावना कम हो जाती है, लेकिन अगर सरकार के दो अंग, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में संबंध है ही नहीं और वो एक दूसरे के बीच में पृथकता के साथ बिना समन्वय और सहयोग के आधार पर वो कार्य करते हैं, तो ये संभावना बढ़ जाती है कि उनके बीच में विवाद अत्यधिक होंगे। और ऐसे विवादों की स्थिति में न्यायपालिका को अनावश्यक और अनुचित अवसर प्राप्त हो जाता है कि वो कानूनों की व्याख्या करे, और ऐसी स्थिति में न्यायपालिका सरकार के दो अंगों के कार्यों में हस्तक्षेप करती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ आलोचक क्या कहते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंदर न्यायपालिका व्यवस्थापिका का तीसरा सदन बन जाता है। तीसरा, व्यवस्थापिका में क्या हो रहा है, कानून निर्माण की प्रक्रियाओं को संचालित किया जा रहा है, कानून के बारे में विमर्श हो रहा है। अब यहाँ पर वो विमर्श कौन कर रहा है? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में विवाद की स्थिति में न्यायपालिका उस विमर्श का हिस्सा बन रहा है। तो एक तरह से हम क्या कह रहे हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में चूंकि दोनों अंग, दो प्रमुख अंग सरकार के, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, एक दूसरे में के साथ जुड़े हुए नहीं है, एक दूसरे से पृथक हैं, उनमें सामंजस्य नहीं है, इसी कारण विवाद की स्थितियां उत्पन्न होने की संभावना ज्यादा रहती है। और उन विवादों के संबंध में कानून क्या कहता है वो व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका के पास होने के कारण न्यायपालिका को अनुचित, अनावश्यक हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। तो ये एक और आलोचना जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था के बारे में बताई जाती है। इन आलोचनाओं के बावजूद अगर हम ये कहें कि श्रेष्ठ व्यवस्था कौन सी है, क्या अध्यक्षात्मक व्यवस्था अनुचित है, क्या इसको अपनाया जाना चाहिए या नहीं, तो ये कहा जा सकता है कि भले ही अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अंदर कुछ कमियां हैं, है ना, लेकिन उन कमियों, वो कमियां परिस्थिति जन्य कमियां हैं। जैसे सबसे पहली कमी हम लोगों ने देखी थी कि इसमें निरंकुशता की संभावना रहती है। तो इसके इसके विपरीत ये भी कहा जाता है कि शक्ति पृथक्करण होने के बावजूद अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था का प्रावधान किया जाता है, जिसके चलते इस निरंकुशता को रोका जा सकता है। अध्यक्ष शासन शासन व्यवस्था में माना जाता है कि इसमें गतिरोध की संभावना रहती है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर यह भी देखा जाता है, ये आलोचना सैद्धांतिक अधिक है, व्यावहारिक तौर पर यह भी देखा जाता है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि रहते हैं। कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो भी किसी एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उसी राजनीतिक दल के लोग व्यवस्थापिका के अंदर भी रहते हैं। तो एक इनडायरेक्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन दोनों के बीच में भी दलों के माध्यम से स्थापित की जाती है, जिसके चलते ये गतिरोध बहुत कम हो जाता है। तो जितना बढ़ा चढ़ाकर आलोचना की जाती है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में गतिरोध की संभावना रहती है, वो गतिरोध उतना नहीं है जितना कि आलोचक रेखांकित करते हैं। हम लोग ये भी कहते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों के लिए ये उपयुक्त नहीं है, संकट काल में ये प्रभावी साबित होती है, और कोई भी कार्यपालिका प्रधान उतना अकुशल नहीं होता है जितना कि आलोचकों के द्वारा बताया गया है, और उसको बदलने की जो आवश्यकता वो रेखांकित करते हैं वो उतना अकुशल नहीं होता है। इसलिए ये जितनी भी जो आलोचनाएं हैं, उन आलोचनाओं के आधार पर हम लोग ये नहीं कह सकते कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था एक बुरी है, इसके अंदर भी जवाबदेहिता है,
जनता के प्रति शासन और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों जवाबदेह है, तो इन सब आलोचनाओं के बावजूद, जो कि उतनी प्रभावी नहीं है जितने की आलोचक बता रहे हैं, उन सब आलोचनाओं के बावजूद हम लोग कह सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में ऐसी व्यवस्था है जिसको कि कुछ राज्य अपनी सुविधा से स्वीकार कर सकते हैं। ये एक बुरी व्यवस्था नहीं है। तो ये हमारा एक टॉपिक हुआ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का मूल्यांकन। अगली क्लास में हम लोग दो प्रमुख शासन व्यवस्थाओं के बीच में तुलना करेंगे, और वो दोनों प्रमुख शासन व्यवस्थाएं हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। ये हमारी अगली क्लास का टॉपिक होगा।